नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। बीमारी से बेहतर रोकथाम हो उसके लिए डॉक्टर अक्सर अच्छी एंटीबायोटिक्स आपको लिखते हैं, लेकिन WHO के मुताबिक जो ताजा स्टडी है वो कहती है कि इन एंटीबायोटिक्स का असर अब वक्त के साथ कम होने लगा है। कई केसेस में ये बिल्कुल बेअसर साबित हो रहे हैं और आज इसी स्टडी पर हम करेंगे खास चर्चा। जी हां, सोचिए यार, 6 हॉस्पिटल में भर्ती जो मरीज है, मतलब 6 मरीज अगर किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, उसमें से एक पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। WHO की नई रिपोर्ट यही कह रही है कि कई बैक्टीरिया अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं और इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आम एंटीबायोटिक दवाओं को बायपास कर जा रहे हैं। भारत की बात करें तो यहां भी स्थितियां गंभीर हैं। ICMR की पहले भी एक रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ICU में पाए जाने वाले ई कोली, किलबिलसिला, इसके अलावा बाकी कई बैक्टीरिया जो हैं वो ज्यादातर दवाओं को झेल जा रहे हैं, यानी कि उन पर इनका असर नहीं हो रहा है। मतलब इन्फेक्शन तो वही है पर दवा अब पहले जैसा काम नहीं कर रही। डॉक्टरों का कहना है कि अब सिर्फ मेडिकल इश्यूज नहीं रहे, बल्कि आने वाले वक्त की बड़ी हेल्थ इमरजेंसी भी ये स्थितियां बन सकती हैं। WHO ने इसे दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स में से शामिल किया है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में बात में एंटीबायोटिक्स लेते हैं और जाहिर सी बात है, जब शरीर को, इन बैक्टीरियाज को उनकी आदत हो जाती है और उसका बड़ा जो कारण है वो ओवर यूज या मिस यूज का है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट का पूरा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर गौतम भंसाली, बॉम्बे हॉस्पिटल से सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर SK काबरा साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सीनियर पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल और एम्स के पूर्व HOD रह चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर काबरा, आपका समय देने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर नेहा रस्तोगी भी चर्चा में शामिल हो रही हैं, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं फोर्टिस में। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा, आपका भी कीमती समय देने के लिए। तो डॉक्टर गौतम, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा और आप भी स्टडी से गुजरे होंगे। WHO कुछ कह रहा है, ICMR ने भी एंटीबायोटिक्स का लगातार इस्तेमाल या बेवजह का इस्तेमाल या जरूरत से ज्यादा इस पर निर्भरता के बारे में पहले ही अलार्म दिया था। क्या ये अब एक हाई टाइम है? क्योंकि अगर साफ तौर पर कई सारे केसेस में या कई सारी बैक्टीरिया में दवाएं बेअसर हो रही हैं, तो फिर उन दवाओं का मतलब ही क्या रहा? और जाहिर सी बात है, ये चिंता बढ़ाता है। जी, डेफिनेटली ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है और आज के समय में हम लोग स्पेशली आई एम वर्किंग विद बॉम्बे हॉस्पिटल एंड एज ए फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट, और हमारा जो हॉस्पिटल है एक तरह से टर्शरी केयर सेंटर है जहां पे पेशेंट सबसे लास्ट में पहुंचता है। पेशेंट छोटे से प्लेस में होता है, राजस्थान में है, जयपुर में, जोधपुर में है, फिर वहां से या उससे पहले कहीं GP को दिखाता है, फिर वहां जाता है छोटे बड़े हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद में बॉम्बे हॉस्पिटल में आता है। जब तक यहाँ पे मरीज हमारे पास आता है तब तक वो बहुत सारी एंटीबायोटिक खा चुका होता है। जब तक पेशेंट ICU में जाता है, उसका हम लोग कल्चर करके देखते हैं, बैक्टीरिया देखते हैं, उसमें मालूम पड़ता है कि जो बैक्टीरिया है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। मतलब इतनी सारी एंटीबायोटिक ऑलरेडी उसको जा चुकी है, न केवल अभी जा चुकी है, अदरवाइज उसको पहले से काफी समय से एंटीबायोटिक चल रही। जब वो 10 साल का हुआ तब एंटीबायोटिक चल रही होगी, जब 15 साल का था, जब 20 साल का था, अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइम में एंटीबायोटिक चल रही होगी। तो एंटीबायोटिक का मल्टीपल जब यूज होता है, या यह कह सकते हैं कि ओवर यूज या मिस यूज होता है एंटीबायोटिक का, तो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया काफी हो गए हैं। इसके लिए हमको कई बार इस बात चीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि पेशेंट को कौन सा एंटीबायोटिक दे। जब पेशेंट हमारे पास में सीरियस सेप्टिसीमिया में है, हमारे को एंटीबायोटिक देनी है। पेशेंट रिनल फेलियर में ओनली 1 या 2 एंटीबायोटिक बचती है कोलिस्टीन टाइप की जो हम दे सकते हैं, लेकिन वो भी देंगे तो किडनी फेलियर वाला पेशेंट और किडनी फेलियर में जा सकता है। इसलिए हमारा एक बड़ा लिमिटेशन होता है इसके अंदर कि हम लोग एंटीबायोटिक नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है आज के समय के अंदर, बिकॉज इतना ओवर यूज एंटीबायोटिक का हो रहा है। हल्का सा, जैसे अभी आप देख लीजिए, सीजनल फ्लू का मौसम चल रहा है।
सबको पता है कि वायरल बीमारी है, बट हर आदमी, इवन पेशेंट खुद आगे से डिमांड करता है कि मुझे एंटीबायोटिक दीजिए, मुझे एजिथ्रोमाइसिन, मुझे ऑगमेंटिन, या ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेके ही आता है पेशेंट आपके पास में। सो हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम पेशेंट को एंटीबायोटिक कब देवे, कैसे देवे, किस तरह से एंटीबायोटिक जाए, क्योंकि हमारे पास में रेजिस्टेंस काफी डेवलप होता है। तो मेरा ये मानना है कि जुडिशियसली एंटीबायोटिक का यूज होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड एंटीबायोटिक यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि च्युइंगम की तरह हर किसी पेशेंट को जो आया आपके पास में या थोड़ा सा भी इन्फेक्शन दिखा रहा है, चाहे वो वायरल है चाहे कोई भी इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक दिया जाए और बाद में लेटर स्टेज में पेशेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट में चला जाए और हमारे पास में लिमिटेशन हो जाए एंटीबायोटिक की। सो यस, WHO ने सही बोला है। हमारे यहाँ पे हम लोग भी बार बार हमारी स्टडीज हम निकालते हैं, उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि ड्रग्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक का मिसयूज नहीं होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड एंटीबायोटिक यूज रहेगी तो पेशेंट को टाइमली फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन एंटीबायोटिक में भी ठीक किया जा सकता है। अब सोचिए कि तमाम हेल्थ एक्सपर्ट, आपने डॉक्टर गौतम घनसाली को सुना कि लाख समझाने के बावजूद, लोगों को कहीं ना कहीं ये बताने के बावजूद कि आप एंटीबायोटिक्स रेगुलर बेसिस में मत लीजिए, बात में मत उसका सेवन कीजिए, उसके बावजूद सामने से लोग मांगते हैं। डॉक्टर काबरा, स्थितियां चिंताजनक हैं और खासतौर पे हमने ही देखा, मतलब एक दौर होता था कि एंटीबायोटिक्स लेने के लिए लोग डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और बाकी चीजों का इंतजार करते थे। आज दुनिया इतनी खुल चुकी है कि लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है, लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन होता है, लोग एजिथ्रोमाइसिन या बाकी किसी तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं उसके लिए डॉक्टर्स को भी, डॉक्टर के परामर्श का भी इंतजार नहीं करते। मतलब ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है, मतलब ये कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा। बड़ा सवाल ये है। एब्सोल्युटली सही बात कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और बच्चों में ये ज्यादा परेशानी वाला कारण है क्योंकि उनको बार बार इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है 80-90% ऑफ द टाइम, एंड सबसे कॉमन होता है खांसी जुकाम, अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन। ये आमतौर पे 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, परंतु माता पिता, ऑब्वियसली बच्चा बीमार है तो परेशान रहते हैं और उनको ये लगता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो वो सोचते हैं कि जब बुखार हुआ है इसका मतलब वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, जबकि ये गलत धारणा है। क्योंकि इन्फेक्शन है वो ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके लिए एंटीवायरल दवाइयां होती है, लेकिन वो बहुत कम है, बैक्टीरिया वाली ज्यादा होती है। अब होता क्या है कि यदि मैंने हर किसी बीमारी में एंटीबायोटिक दे दिया तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो उसके यूज टू हो जाएंगे और वो उससे खत्म नहीं होंगे। तो जो शरीर में बैक्टीरिया है वही उस बीमारी से जो आम एंटीबायोटिक काम करती थी उस पर काम नहीं करेगी। उसका एक तो तरीका ये होता है कि वो उसको पचा जाते हैं, दूसरा ये होता है कि बैक्टीरिया अपने शरीर से एंटीबायोटिक बाहर निकाल देते हैं, और तीसरा ये होता है कि वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस अपने दूसरे जो कम्युनिटी है, बैक्टीरिया है गट इंटेस्टाइन में और में, उसको दे देते हैं। तो इसके कारण क्या है, एक तो ये हुआ कि पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चा ठीक हो, और डॉक्टर्स है वो ये नहीं चाहते कि ये मरीज मैं छोड़ दूं, इसलिए वो उसको एंटीबायोटिक देते। एक एंटीबायोटिक दिया, उससे 3 दिन में बुखार नहीं उतरा तो दूसरी दिया, फिर तीसरी दिया। और जैसे आपने सही बताया, डॉक्टर बंसाली ने भी बताया कि खुद आप दुकान से जाके खरीद लेते हैं, खुद खा लेते हैं। कभी थोड़ा बहुत दस्त लग गया, उसमें आपने बच्चे को दवाई दे दी और उससे 2-3 दिन में वैसे ही ठीक हो जाता है, तो उससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। तीसरा क्या होता है कि जो दवाई कम मात्रा में लिखी, कहीं नहीं देनी थी वहां भी दे दी और पूरे ड्यूरेशन के लिए नहीं दी, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है कि इसके कारण से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। फिर कुछ दवाइयां हैं वो कॉम्बिनेशन में मिलती है कि फार्मा कंपनी है वो अपने हिसाब से कुछ दवाइयां कॉम्बिनेशन में कर देते हैं। पर दूसरे कारण ये है कि कई बार ये दवाइयां आप अपने पेटल्स को, लाइक गाय भैंस और दूसरे जानवरों को देते हैं और उससे भी दूसरे जगह ये इन्फेक्शन फैलता है। तो जैसे आम कारण है कि टाइफाइड का बुखार, यदि जो मेरे उम्र के लोग हैं 60 साल से ऊपर वाले,
उनको पहले ध्यान था कि क्लोरामफेनिकोल सबसे पहली दवाई होती थी, अब वो फेल हो गई है। फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन दवाई होती थी, वो फेल हो गई है क्योंकि हम हर किसी को देना चालू कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अजिथ्रोमाइसिन होती है, वो भी फेल हो गई है। तो इस चीज को कम करने के लिए हमें अपने आप से दवाई लेने की बजाय डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। दूसरी आम, जैसे आप जानते हैं, टीबी की शिकायत। टीबी की शिकायत में भी पहले सारे लोग आराम से ठीक हो जाते थे, 95% से ज्यादा। अब 5 से 7% ऐसे होते हैं जिनको ये दवाइयां काम नहीं करती, टीबी की बीमारी। तो उसमें उसका कारण भी यही है कि जैसे एक लिवोफ्लॉक्सिन की दवाई होती है, वो सांस की बीमारी के लिए भी दे देते हैं, दस्त उल्टी के लिए भी दे देते हैं, इसलिए वो फिर रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसलिए यदि मैं बोलूं संक्षेप में, तो एक क्या हुआ, अननेसेसरी यूज, इनअप्रोप्रिएट यूज, और इसको हम एज अ एंटीपायरेटिक, लाइक बुखार को कम करने के लिए तरह से यूज करते हैं, जबकि इसका एंटीबायोटिक का काम होता है वो बैक्टीरिया को मारे और बीमारी से ठीक करवाए। और सबसे ज्यादा मिसयूज होती है, बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन होता है, 80% 90% समय ये वायरस होता है, 3 से 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो आप दवाई देते हैं तो 4 दिन में ठीक हो जाता है, आपको लगता है कि इस दवाई से ठीक हो रहा है। ठीक है, तो हम इसीलिए डॉक्टर मरीज को समझाने के लिए कहते भी हैं कि दवाएं जो हैं, मतलब समय पे चालू करना या समय पे बंद करना, उसकी एक समय सीमा होती है, दवाओं को लेने का एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन आप को डॉक्टर ने एक बार बता दिया और आपने उस दवा को अपने जो मेडिकल किट है उसमें सहेज के रख लिया कि ठीक है साहब, अगली बार डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना, अगली बार तो हम खुद ही खा लेंगे, इसी से ठीक हो जाएगा। शायद इस टेंडेंसी से बचना होगा। डॉक्टर नेहा, हमें बताइए कि जाहिर सी बात है कि ये इस टेंडेंसी को तो रोका नहीं जा सकता। आप लोग की मेडिकल कम्युनिटी में क्या कुछ रिकमेंडेशन दी जा रही है या किन किन तरीकों पर काम किया जा रहा है? मतलब अभी मैं जिस तरह से सुन रहा था डॉक्टर काबरा को, उन्होंने जिन दवाइयों के नाम गिनाए हैं वो भले ही उनका वो फेल होती जा रही हैं या उनका असर कम होता जा रहा है, उसके बावजूद वो प्रैक्टिस में। बिल्कुल। जो 2 प्रॉब्लम्स या जो 2 स्टेटमेंट्स डॉक्टर काबरा और डॉक्टर गौतम ने बताया, ऐसा नहीं है कि उन पे काम होता नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारा इतना लार्ज पॉपुलेशन है, वी आर ऑल डीलिंग। एंड दूसरी बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन की। जो हमने कॉमन एग्जाम्पल दिया एजिथ्रोमाइसिन, अगर हम यही बात यूएस या यूरोप में करें तो एक एजिथ्रोमाइसिन को भी प्रिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल से हमें गुजरना पड़ता है कि हाँ, अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, उसके बाद एक टर्म्स एंड ड्यूरेशंस, उनका टेस्ट हुआ, देखा उन्होंने कि कोई बैक्टीरिया आया, क्योंकि टेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी फास्टर देयर। सो फर्स्ट प्रोटोकॉल विच वी आर ऑल्सो डेवलपिंग एंड एक्चुअली उसकी बहुत जरूरत नीड है इज फास्टर टेस्टिंग, क्योंकि इट इज ऑलवेज बेटर। कोविड में हमने बहुत सीखा कि एंटीबायोटिक यूसेज तो बढ़ा, बट इवेंचुअली लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर खांसी जुकाम है तो सबसे पहले कोविड का टेस्ट कराएं। ये चीज हमें बहुत सिखाता है कि अगर हम तुरंत टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करें, स्पेशली अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा का फीवर है और हमारे को परेशानियां हैं, कई लोगों को दिक्कत होती है, स्पेशली अगर किसी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है या छोटे बच्चे होते हैं, तो जब हमारे को लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमारे को जानना जरूरी है कि क्या हुआ है। सेकेंड चीज है ये अवेयरनेस प्लेटफॉर्म्स, जैसे ग्लास इज अ गुड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म। WHO ने बताया कि ये चीजें हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बट द सेम टाइम द ICMR एंड द CDC स्टार्ट करना चाहिए एजुकेशनल एक्टिविटीज, एजुकेशनल फोरम, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अभी नवंबर में वी विल बी सेलिब्रेटिंग एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक, सो वी शुड क्रिएट मोर एंड मोर कम्युनिकेशन, क्योंकि we are only talking about a big bacterias or big viruses, but antibiotic resistance अपने आप में ही, या सुपर बग जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू और अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट, प्रिस्क्राइबर और उसके केयर टेकर्स, यानी कि उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। हमने इनिशियली लास्ट ईयर अपने हॉस्पिटल्स में जो लिफाफे आप जिनमें दवाइयां देते हैं, उसी पे ही कि व्हेन नॉट टू यूज एंटीबायोटिक्स करके वी स्टार्टेड। तीसरी इंपॉर्टेंट आती है चेन। सर ने बताया फूड चेन के पॉइंट पे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि एंटीबायोटिक्स वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लोगों के लेवल पे, पीपल के लेवल पे, बट अभी भी कितने एग्रीकल्चरल, कितने फार्म हाउसेज में आप जाएंगे और देखेंगे कि जो गाय और जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी फीड में
वो एंटीबायोटिक्स का ही बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट अभी मिला होता है ताकि उनकी अभी ग्रोथ। जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसका जिक्र कर रहे थे, और शायद ये सारी चीजें, मतलब देखिए समस्या या ओवर यूज मिस यूज की तो है, लेकिन ये इस तरह से हो रहा है, मतलब चूंकि हमारे देश का जो साइज है वो बड़ा है, हमारी जनसंख्या बड़ी है, नियंत्रण नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तमाम स्टेक होल्डर्स की है और उस पर काम करना होगा। और भी पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। शायद इस केस में डराना भी जरूरत है, डराना इसलिए क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कितना बड़ा खतरा आपके जीवन पे हो जाता है। पेन किलर्स का एग्जाम्पल तो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, तो लोग उसकी आदत से बच रहे हैं। लोग तमाम और भी दवाइयां जो लगातार बिना किसी बात के लेते थे उनकी आदत से बच रहे हैं। अवेयरनेस जिसका जिक्र किया डॉक्टर नेहा ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बहुत ही अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि 6 में से 1 मरीज, जी हां, जो अस्पताल में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उनमें से 6 में से 1 मरीज पर एंटीबायोटिक्स का असर जो है या तो वो कम हो गया है या तो वो पूरी तरह से नाकाफी है, यानी कहीं से भी उसे फायदा नहीं पहुंचा रहा है। और अभी आपने जो पैनल डिस्कशन देखा, जो पहला हिस्सा देखा, उसमें साफ तौर पर तमाम मेडिकल एक्सपर्ट, तमाम हमारे सीनियर डॉक्टर्स ये मान रहे हैं कि भारत में लोग बेवजह डॉक्टर पर भी दबाव बनाते हैं कि उन्हें तुरंत कोई एंटीबायोटिक दे दी जाए, डॉक्टर ना दिया तो खुद केमिस्ट के पास चले गए। डॉक्टर गौतम, क्या कुछ फ्रेमवर्क है, मतलब क्या नियम है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये अलार्म दिया गया, मतलब हम कोविड का एग्जांपल लें, उस दौर में अजीथ्रोमाइसिन या तमाम और भी जो टेबलेट्स थी, या उस दौर में स्टेरॉइड्स का भी मुद्दा बहुत तेजी से उछला। क्या हम धीरे धीरे जब नॉर्मल होते हैं तो फिर वही मतलब चीजें भुला देते हैं, और या इंप्लीमेंटेशन के नाम पे कहीं ना कहीं हम ग्राउंड लेवल पे जो होना चाहिए वहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं? जी डेफिनेटली हमारे पास में एक्चुअल में एक प्रॉपर गाइडलाइन या फ्रेमवर्क नहीं है कि व्हेन टू यूज एंटीबायोटिक एंड मोर देन दैट व्हेन नॉट टू यूज एंटीबायोटिक को कब यूज नहीं करना है। इसके बारे में हर हॉस्पिटल ने अपने अपने हिसाब से गाइडलाइन बना रखी है, या अधिकतर टाइम में अपनी प्रैक्टिस में डॉक्टर अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन बनाते हैं या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे गाइडलाइन बनाते हैं या मेडिसिन लेते हैं। काफी बार ये देखा गया कि जनरल प्रैक्टिशनर लेवल पे भी पेशेंट जब आता है, बहुत ज्यादा गले में खिचखिच हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, पेशेंट डिमांड कर लेता है या डॉक्टर भी अपनी तरफ से बोलता है कि चलो 3 दिन बाद मैं अगर आज एंटीबायोटिक नहीं देता उसको तो 2 दिन बाद ये डॉक्टर चेंज करेगा, दूसरे डॉक्टर को दिखाएगा, दूसरा लिखेगा नहीं तो तीसरा डॉक्टर लिखेगा, या पेशेंट भटकता रहेगा। सो बार बार जो ये एक नेचर है कि पेशेंट बदल सकता है, पेशेंट यहाँ से वहां जा सकता है, या पहली बार में ही हिट विद द हार्ड एंटीबायोटिक एंड फिनिश इट ऑफ, वो एक पॉलिसी है, या ओवर द काउंटर बहुत ही इजीली एंटीबायोटिक मिल जाती है। प्लस इसके अलावा जब जहां प्रूव्ड केसेस है जहां पे एंटीबायोटिक देने की जरूरत है, चाहे वो इंट्रावेनस है चाहे टैबलेट फॉर्मेट में, वहां पेशेंट कई बार ऐसा जिद करते हैं कि मेरा 3 दिन में ठीक हो गया, मैं एंटीबायोटिक नहीं लेता हूं, या मैंने 2 दिन बाद दवाई भूल गया, या मैं लेता नहीं हूं। कंप्लीट कोर्स जो 1 वीक 5 डेज जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो कंप्लीट कोर्स नहीं लेते। ये 3-4 मेजर रीजन होते हैं, पर मुझे लगता है कि एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन, मुझे चिंता हो रही है कि मतलब इतना कंसर्न है, और मतलब आप सोचिए कि जिस सुपर बग्स की एक बड़े खतरे की तरफ धीरे धीरे दुनिया बढ़ रही है, वहां भारत में इसको लेकर कोई पॉलिसी ही नहीं है। साफ तौर पर डॉक्टर से मान रहे हैं, जबकि WHO के क्लास सिस्टम का हिस्सा है भारत, उसके बावजूद रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, यह बड़ा सवाल उठता है। ठोस नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, इसकी सबसे अहम जरूरत है। और डॉक्टर काबरा, मतलब हम क्यों नहीं रोक पाए? मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ओवर द काउंटर अगर प्रैक्टिस नहीं बंद हो रही है, मतलब ये बहुत बेसिक स्थिति हम नहीं बदल पा रहे हैं, मतलब ये क्या बाजार इस लेवल पे हावी है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को ये मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटेजीज होनी पड़ेगी। सबसे पहला है, मैं बोलूंगा, पॉलिसी मेकर्स। तो पॉलिसी बड़ी अच्छी है कि किसी को भी
मेरी दवाइयां डिस्पेंस करने का अधिकार नहीं है। एक ट्रेंड बंदा होगा जो फार्मासिस्ट है, फार्मेसी में जिसने डिग्री करी है, वो उसको दुकान में कर पाएगा और वो उसको डिस्पेंस करेगा। लेकिन अभी आपने पिछले 4, 5, 6 हफ्ते में देखा होगा कि एक शहर में लगभग 5,000 दुकानें हैं और उसमें फार्मासिस्ट है वो 2,500। ये इसका मतलब एक फार्मासिस्ट है 2 दुकानें कर रखी है। तो सबसे पहली वो है कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें। दूसरा ये होता है कि फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो मरीज को समझाए कि वो कितनी दवाई कितने दिन कितनी मात्रा में लेनी है। तो वो पूरा नहीं हो पाता है, वो अपनी दवाई देके पैसे लिया और खत्म किया। तीसरा ये होता है कि कुछ दवाइयां हमें, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का इतना यूज मार्केट है, इतनी पॉपुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, तो जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उनको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि ये दवाइयां मिसयूज होगी। अब मैं आता हूं डॉक्टर्स के ऊपर। तो डॉक्टर्स को अपडेटेड रहना है और अपनी राइटिंग ठीक लिखनी है, जिससे कि मरीज अच्छी तरह समझ पाए, क्योंकि एल्ट्रोक्सिन की जगह इरिथ्रोमाइसिन एंड ये दवाइयां बहुत मिसहैप होती रहती है। और उनको अच्छी तरह समझाए डॉक्टर। किसी भी प्रेशर के अंडर में दवा नहीं लिखे। उससे बढ़िया है कि वो कुछ समय मरीज को समझा के, उसके माता पिता को समझा के फिर दवा लिखे। अब आता है हॉस्पिटल के ऊपर। तो एक गवर्नमेंट जैसे आईसीएमआर की स्ट्रेटेजी है कि हमें एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप होना चाहिए। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का ये है कि हॉस्पिटल है वो कंट्रोल करता है डॉक्टर्स को कि क्या मेडिसिन लिखनी है क्या नहीं लिखनी है। और ये कुछ बड़े अस्पतालों में ये बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी होता है कि मैं यदि कोई बहुत हायर एंटीबायोटिक जैसे कोलिस्टीन की दवाई जो सुपर बग में यूज होती है मैं यूज करना चाहता हूं, तो मुझे परमिशन लेनी होगी अपने सीनियर से। तो ये है हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी। और वो कुछ एंटीबायोटिक के लिए टेस्ट करके, और वो इजीली उपलब्ध होना चाहिए। अभी भी उपलब्ध है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है कि ये दवाई इस पे काम करेगी तो मैं अंदाजे से दवाई नहीं लिखूंगा। लास्ट आता है स्टेक होल्डर्स, जैसे आम जनता है। तो एक तो नो सेल्फ मेडिकेशन, जितनी दवाइयां डॉक्टर ने लिखी है वो पूरी ले। डॉक्टर के ऊपर प्रेशर नहीं डाले कि 3 दिन बाद बुखार उतरा नहीं। और लगता नहीं, वो तो मुझे लगता नहीं कि भारत जैसे देश में आप कितनी भी जागरूकता फैला दीजिए, सॉरी टू से, लेकिन ये है स्थिति। मतलब लोग पैरासीटामॉल, कॉम्बीफ्लैम, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां, मतलब उनको लगता है कि उनकी मेडिकल किट की में ये दवाइयां ना रहें तो शायद उनका एक दिन ना चल पाए। चलिए मैं एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर नेहा आपके पास आना चाहूंगा। चलिए थोड़ा लोगों को डराना भी जरूरी है। मतलब इस चीज में अगर लंबे वक्त तक कुछ चीजों में हमने कुछ दवाओं की प्रैक्टिस लोगों में बंद हुई तो उसकी वजह थी कि लोगों में डर बना, लोगों को पता चला कि इसके नुकसान क्या हैं। हमें बताइए बहुत ही शॉर्ट में कि क्या क्या नुकसान है एंटीबायोटिक्स के ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल के। डेफिनेटली आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आपने बताया स्केयर इज आई थिंक नाउ अ न्यू वे ऑफ केयर। सो आई फील एंटीबायोटिक्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है जो हम अभी तक भी बात कर रहे हैं कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप उसको लंबे समय तक यूज करते हैं, दूसरा उसको इनअप्रोप्रिएट डोजिंग के साथ में यूज करते हैं कि अगर 100 किलो का मरीज है और उसको दवाई 50 किलो के हिसाब से दी जा रही है, सपोज अगर हमने देनी भी है। तो दूसरी बात, पहली बात तो कि पेशेंट को वो इन्फेक्शन में आगे काम ही नहीं करेगी। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत तेजी से अपना चेंजेस करते हैं अपने सिस्टम को। तो हमने कितनी बार देखा है ड्यूरिंग दी हॉस्पिटल्स की इनिशियली 5 दिन में जो दवाई आपको काम करी और 6-7वें दिन तक आते आते पेशेंट को एक नया फीवर डेवलप हो गया जो कि उसी एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक पे होते होते वो रेजिस्टेंट हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन से दैट एंटीबायोटिक का नए इन्फेक्शन पे काम करने का जो टेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली गिरने लगता है। दूसरी चीज, जो नया इन्फेक्शन डेवलप होगा या जो फ्यूचरिस्टिकली दोबारा से कभी इन्फेक्शन, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी, ये टाइफॉइड का सीजन है। हम सब जानते हैं कि टाइफॉइड एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। जैसे कि सर ने भी जिक्र किया कि हम क्लोरामफेनिकॉल से शुरू हुए थे एंड कितनी बार हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि मुझे पिछले साल जो टाइफॉइड था इस बार उससे ज्यादा खराब हुआ। क्यों? क्योंकि पिछले बार वाली दवाई मुझे इस बार असर ही नहीं की। इस इज बिकॉज क्योंकि आपने पिछली बार या तो आधी अधूरी डोजिंग ली या फिर उसको कुछ ज्यादा ही लंबे समय तक रखा गया जिससे उसकी रेजिस्टेंस फैली। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको एक्चुअल में उस एंटीबायोटिक की नीड है तब वो उस बैक्टीरिया पे काम ही नहीं कर रही है टेक्निकली, विच मीन्स लॉस ऑफ ऑप्शंस। और जिस स्पीड से एंटीबायोटिक नई डिस्कवर होती है
उससे 10x की स्पीड पे उस एंटीबायोटिक के आज की डेट में रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो जो ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, इससे फॉर अ डॉक्टर टू चॉइस बिटवीन अ रेजिस्टेंट इन्फेक्शन वो ऑटोमेटिकली मिनिमल रह जाता है। बिल्कुल अहम बात आपने कही। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इस चर्चा को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जरूरी है कि थोड़ा खुद को इन्फॉर्म रखिए। बेवजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत कीजिए। कोर्स अगर डॉक्टर आपको एक प्रॉपर दे रहे हैं तो उसको पूरा कीजिए। कई चीजों को लेकर अपनी जिद पर मत अड़िए या डॉक्टर पर दबाव मत बनाइए। और सबसे जरूरी है पॉलिसी मेकर्स को अब ये हाई टाइम, मतलब अगर WHO इतनी बड़ी वार्निंग दे रहा है, ICMR अपनी रिपोर्ट में इतनी बार सजेस्ट कर लिए, उसके बावजूद यहां कोई ठोस एक प्रॉपर प्लान नहीं है, पॉलिसी नहीं है। कितनी गंभीर बात है, इन सब पर सोचना होगा। शुक्रिया करेंगे डॉक्टर गौतम, डॉक्टर काबरा और डॉक्टर नेहा। अच्छी चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस चर्चा से अगर कुछ % लोग भी थोड़ा बेहतर हो जाएं, थोड़ा और बेहतर तरीके से इस चीज को लें तो ज्यादा अच्छी दुनिया होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वदेश विशेष में आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की चर्चाएं लेकर आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।